नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। चुनाव नतीजों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पास हुए या फेल? वैसे झारखंड से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के लिए खुशखबरी यह है कि पार्टी को वहां पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा के आसार है। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। बीजेपी ने जम्मू में काफी शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन घाटी और लद्दाख में पार्टी का खाता नहीं खुला। यह जरूर है कि पार्टी को राज्य में सबसे ज्यादा वोट मिले। अगले 1 घंटे तक इन 2 राज्यों के चुनाव नतीजों का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजों पर यह रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर और झारखंड के चुनावी नतीजों में प्रधानमंत्री मोदी पास हुए हैं या फेल? ये वो सवाल है जिस पर अब मंथन शुरू हो चुका है। मोदी की सबसे बड़ी परीक्षा जम्मू और कश्मीर में थी, जहां नारा था मिशन 44+ का। लेकिन फिलहाल बीजेपी यहां इस मिशन से काफी दूर दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर के नतीजों की 10 बड़ी बातें आपको बता दें। राज्य में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। पीडीपी 29 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है, उसे 8 सीटों का फायदा हुआ है। बीजेपी पहली बार राज्य में दूसरे नंबर की पार्टी बनी, 25 सीटें मिली हैं। बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले 15 सीटों का फायदा हुआ है। बीजेपी को सबसे ज्यादा 25% वोट मिले हैं। जम्मू रीजन से बीजेपी को बम्पर वोट मिले। पार्टी को सारी सीटें यहीं से मिली। कश्मीर और लद्दाख में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया। सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस 16 सीटों पर सिमट गई है, उसे 13 सीटों का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सोनावार सीट से चुनाव हार गए, जबकि बीरवाह में वो सिर्फ 800 वोटों से जीते हैं। राज्य में सरकार की सहयोगी कांग्रेस को 11 सीटें मिली हैं, उसे 6 सीटों का नुकसान हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में एंटी इनकम्बेंसी का तो था ही था, उसके साथ में जो सैलाब ने नुकसान किया उसका भी हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। Call has to be taken by the PDP leadership whether they would like to go with the communal forces to form the government or secular forces. अब सवाल है कि जम्मू कश्मीर में कैसे बनेगी सरकार। सरकार बनाने का फॉर्मूला नंबर 1, पीडीपी और कांग्रेस मिलकर सरकार बना लें। पीडीपी के पास 29 और कांग्रेस के पास 11 सीटें हैं। इन्हें अगर 6 अन्य का समर्थन मिल जाए तो सरकार बन जाएगी। फॉर्मूला नंबर 2, पीडीपी और बीजेपी मिलकर सरकार बना लें। बीजेपी की 25 और पीडीपी की 29 सीटें हैं। दोनों मिल जाएं तो 54 सीटें हो जाती हैं। फॉर्मूला नंबर 3, बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य के साथ मिलकर सरकार बना ले। बीजेपी की 25 सीटें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की 16 सीटें और अन्य की 6 सीटें, यानी कुल 47 सीटें। झारखंड की स्थापना के बाद पहली बार झारखंड की जनता ने एक संपूर्ण जनादेश दिया है और हम ऐसी स्थिति में आए हैं कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एक रिलेवेंट लोकतांत्रिक बल के नाते उभर कर आई है। जम्मू कश्मीर के लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम एक जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आए हैं। हालांकि ये जो मैंडेट है इट इज़ नॉट अ डिसाइसिव मैंडेट नहीं है और शायद हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक भी नहीं है। अब आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि जम्मू कश्मीर में किस पार्टी की सरकार बनेगी, किसके विधायक टूटेंगे या फिर राज्य में कोई नया ही समीकरण देखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं मीम अफजल, हमारे साथ होंगे मुजफ्फर बेग पीडीपी के नेता, हमारे साथ होंगे प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री, हमारे साथ हैं इफ्तिखार गिलानी ब्यूरो चीफ हैं डीएनए अखबार के, जी मीडिया का अखबार है। स्वागत है इफ्तिखार गिलानी एक बार फिर से आपका। और आलोक मेहता वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, आप सुबह से उनको देख रहे हैं, लगातार विश्लेषण उनका जी न्यूज पर सुन रहे हैं। तो इससे पहले कि प्रकाश जावड़ेकर हमारे साथ आए उनसे सवाल पूछें, बड़ा सीधा मेरा आलोक मेहता आपसे ही सवाल है, हमने लिखा भी है पीएम मोदी पास या फेल? देखिए, फेल इसलिए नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने जहां भी झारखंड में, क्योंकि पूरा उनके ही प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। ये हो सकता है समीकरण में आप गुणा भाग में कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव की तरह उनको उतनी सीटें नहीं मिली, लेकिन फिर भी इसलिए पास कहेंगे कि अकेले किसी के कंधे पर बैठ करके यदि चुनाव जीता जाता है तो उनके बल पर हुआ। और कश्मीर में भी पहले से सीटें बढ़ करके उसकी निर्णायक भूमिका यदि बीजेपी के हाथ में आई है तो निश्चित रूप से उनको फेल आप नहीं कह सकते, पास ही मानना होगा। क्योंकि ये अपेक्षा ये सही है कि लक्ष्य बड़े रखे जाते हैं। आप देखिए, परीक्षा में कोई बच्चे बैठते हैं तो कहा यही जाता है कि 90% 99% आना चाहिए और हम तो वही लाएंगे, लेकिन ये सब जानते हैं कि आते हैं 60-65 भी आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे। पुरानी पीढ़ी वाले लोग होते हैं वो तो कहते हैं भाई यही बहुत हो गया, बच्चा खुश रहो। तो मुझे लगता है कि हमें कहना पड़ेगा
कि सारे उसमें भी सब कुछ दांव पर लगाया है। पार्टी का जो आरएसएस जो काम कर रही है उसके जो संकट हैं वो अलग है, लेकिन फिलहाल इन चुनावों में उनको आप फेल नहीं कह सकते। इफ्तिखार गिलानी, मोदी एज ए पोलराइजिंग फैक्टर, यस पास, क्योंकि कश्मीर में जो है 37 में से, जम्मू में 37 में से 25 सीटें लाना जो है बहुत बड़ी बात है। लेकिन कश्मीर में जो है जाहिर सी बात है इस पोलराइजेशन का इस पता चल जाता है कि हवा कदल में जो ऐसी सीट थी जो जिस पर वो डिपेंड करते थे उसमें सिर्फ 214 वोट मिल गए बीजेपी के कैंडिडेट को, और उससे नजदीक में हमीरा कदल में जहाँ हिना भट्ट थी उसको सिर्फ 642 वोट मिले हैं। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि एज ए मोदी एज ए पोलराइजिंग फैक्टर, यस ही हैज वर्कड वेल। लेकिन आप जम्मू और कश्मीर को अलग अलग क्यों देखते हैं? इन टोटलिटी क्यों नहीं देखते? टोटली इसलिए नहीं देख रहा हूं मैं क्योंकि दोनों जगहों पर अलग अलग स्ट्रेटजीज थी पार्टी की। बीजेपी ने अलग अलग स्ट्रेटजी की थी जम्मू में, जम्मू की स्ट्रेटजी उनकी कामयाब रही और कश्मीर की स्ट्रेटजी उनकी कामयाब नहीं रही। उसके बाद भी वो नंबर 2 की पार्टी तो है राज्य में नंबर 2 की पार्टी है। इसलिए मैं कहना नंबर 2 की पार्टी इस वजह से है क्योंकि उन्होंने जम्मू में एक तरह से जो एक जम्मू के जो हिंदू बेल्ट को उन्होंने स्वीप कर दिया है, और जो मुस्लिम बेल्ट था वहां पर चुनाव वैली, वहां पर अमित शाह का फार्मूला जो यूपी में था वो काम आ गया, जिसकी वजह से बीजेपी को ये 25 सीटें इस वक्त सरकार तो बनेगी नहीं उनके बिना, और वोट परसेंट तो बढ़ गया ना, वोट परसेंट बढ़ गया उनका। और जो वही चुनाव वैली में जो है डोडा भद्रवाह की सीटें, किश्तवाड़ की सीटें जो बीजेपी ले आई हैं, उसमें अमित शाह ने जो यूपी का फार्मूला अपनाया था वो फार्मूला काम कर बिना सरकार देखते हैं आप जम्मू कश्मीर में? मेरे ख्याल में अगर ये दो पार्टियां साथ में आ जाती हैं, चूंकि इस तरह से जो पोलराइज इलेक्शन हुआ है और जम्मू ने कश्मीर के खिलाफ वोट दिया, कश्मीर ने जम्मू के खिलाफ वोट दिया है, इसमें अगर ये दोनों साथ में आ जाते हैं, ये दोनों के लिए पॉलिटिकली सुसाइडल होगा। हो सकता है शायद स्टेबिलिटी के लिए, कश्मीर की स्टेबिलिटी के लिए ठीक हो, लेकिन ओवरऑल दोनों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के लिए ये सुसाइड होगा। तो एक नेचुरल अलायंस तो बन जाता है वहां पर कांग्रेस का और पीडीपी का, लेकिन 2008 में जिस तरह कांग्रेस ने खासतौर पर 10 जनपथ ने ह्यूमिलेट किया मुफ्ती मोहम्मद सईद को, जिस तरह उनकी हुकूमत को ह्यूमिलेट किया, वो बेशक उनको जो है इस वक्त वेट एंड वॉच में रखेंगे कांग्रेस को, उसका बदला इस वक्त उनको चुकाने का आ गया है। मीम अफजल साहब, खुश तो बहुत होंगे आप इस सवाल से, पीएम मोदी पास या फेल? देखिए, पीएम मोदी जैसा कि अभी कह भी रहे हैं सब लोग कि कश्मीर में वो टोटली फेल हो गए, और मैंने कल भी आपके चैनल पर एक बात कही थी जब हिना भट्ट बैठी हुई थी और वो कह रही थी कि कल जो है कश्मीर के अंदर कमल जो है वो खिलेगा, तो मैंने कहा था कि बस एक ही कमल खिला है और वो खुद हिना भट्ट है और वो कल मुरझा जाएंगी। पता नहीं आज वो आई नहीं, उन्होंने कहा था मैं शाम को कल आपको मिलूंगी इसी तरह हंसती मुस्कुराती और खिली हुई मिलूंगी, लेकिन आज वो हार गई। और मेरा जो आंकड़ा था वो तकरीबन किसी हद तक जो मेरे जहन में था, और ये मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं चूंकि वहां रहा था, मेरा अपना आंकड़ा था, और उसमें मैं ये मानता था कि हमको 15 तक सीटें मिलेंगी, वो हमको नहीं मिली। और पीडीपी के लिए 25 से 30 मैं मानता था, तकरीबन उतना ही है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जितना मैंने सोचा था शायद उससे 1-2 सीट कम ही आई है उनकी, मुझे उससे ज्यादा की उम्मीद थी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की यकीनन मुझे ये उम्मीद थी कि वो हमसे कम रहेंगे, लेकिन वो हमसे ज्यादा रहे। तो ये पॉलिटिकल एनालिसिस होता है, जाकर के देखते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, और वो ये कहना चाहता हूं, इस वक्त सिचुएशन जो है वो ऐसी है कि अभी गुलाम नबी साहब ने भी कहा कि मुफ्ती साहब जाना चाहेंगे नहीं जाना चाहेंगे कम्युनल पार्टी के साथ, और अगर वो जाएंगे तो अभी जो कहा गया है यहाँ पर कि दोनों के लिए सुसाइडल होगा, इसलिए कि जम्मू के अंदर जो कश्मीर के लोग थे कुछ उनका सेंटीमेंट के खिलाफ बात की गई, और कश्मीर के अंदर इनके खिलाफ बीजेपी के खिलाफ एक सेंटीमेंट था, और उसका ज्यादा जो ये बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा कि यहाँ पर कन्वर्जन की बात शुरू हुई और कश्मीर के अंदर सर आपने ये तो सब बता दिया, पर तेल का काम नहीं, ये तो आपने सब बता दिया कि आपको बीजेपी के लिए क्या उम्मीद थी, उनको 2 सीट उससे कम मिली, आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए क्या उम्मीद थी, फिर उसके बाद आपने अपना नहीं बताया कि अपनी पार्टी के लिए आपकी उम्मीद क्या थी। कि अभी चाहे भारतीय जनता, मैंने बताया हमको अपनी पार्टी के लिए 15 की उम्मीद थी, हम उतना नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमको अंदाजा था कि हम 15 तक सीट लाएंगे, और हमारा ये मानना था कि सरकार जो भी बनेगी बगैर कांग्रेस के नहीं बनेगी, और कांग्रेस का उसमें एक डिसाइसिव रोल होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप देख रहे हैं कि अभी अगर भारतीय जनता पार्टी एनसी के साथ चली जाए तो भी 40 बनती है, और पीडीपी अगर हमसे बात करे तो भी 40 बनती हैं, फिर भी आपको 4 सीटों के लिए 5 सीटों के लिए जाना पड़ेगा, जैसे कि उमर अब्दुल्ला ने भी कहा। अब इसके लिए ही मैं समझता हूं कि अगर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने अभी कोई अपने पत्ते नहीं खोले हैं
तो पत्ते नहीं खोले हैं, बल्कि उन्होंने ये देखा है कि जो अदर्स जो जीते हैं उनकी क्या सिचुएशन है, उनके साथ क्या बात हो सकती है। सर, उन्होंने कहा कि जो पार्टी विकास की बात करेगी, विकास का विश्वास दिलाएगी, उसके साथ जाएंगे। और आपने दिलाया होता तो आपकी 15 नहीं 25 सीट आ गई होती कम से कम। देखिए, जहां तक बात है विकास की, विकास का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में उसका जिक्र कर रही है, लेकिन असल एजेंडा उनका जो है विकास की, वो ट्रेन चलाना चाहते हैं, लेकिन पटड़ी उनकी वही है कमनल, और पोलराइजेशन की पटड़ी पर दौड़ा रहे हैं। वो उनके परिवार के लोग जिस किस्म का काम कर रहे हैं उसी का नतीजा है कश्मीर के अंदर, और मैं समझता हूं झारखंड के अंदर भी उसका नतीजा थोड़ा सा आया है। हम लोग यहां बात कर रहे हैं, बात ये करना चाहिए जो पार्टी 44+ का नारा लगा रही थी और उसने अपनी पूरी ताकत झोंकती थी, और सेंटर में वो सरकार है और जीतती आ रही है पीछे सब जगह से, वो आकर के कश्मीर में फेल हो गई। ठीक, लोग क्रेडिट दे रहे हैं कि बीजेपी ने साहब सीटें ले ली। अरे भाई, आपने कहा था हम 11 से 44 करेंगे, 4 गुना करेंगे, आप दुगना ही कर पाए, इससे ज्यादा नहीं कर पाए। ठीक, मैं एक सवाल, ये प्रकाश जावड़ेकर आएंगे अभी कुछ मिनट के बाद, तो उनसे जरूर और उनको क्रेडिट दिया जा रहा है, मैं तो बड़ी हैरत की बात है। ठीक, आप जो बात कह रहे हैं बेशक ये एक बात हो सकती है, लेकिन मैं आलोक जी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये किस किस्म की राजनीति है या राजनीतिक विश्लेषण है जिसमें कि जो पार्टी 2 राज्यों में जीत गई है, सरकार बनाने की स्थिति में आ रही है और ये कह रही है कि या तो हम सरकार बनाएंगे, हम समर्थन देंगे और सरकार में भूमिका रखेंगे, हम उसके नेता पर चर्चा करते हैं कि वो पास है या फेल है, लेकिन जिस पार्टी ने लोकसभा में 44 किया और उसके बाद यहां राज्य में वो 15 पर टारगेट लेकर चलती है, वो उन पर सवाल उठाती है कि साहब देखिए, आप तो जैसा सोच रहे थे वैसा कर नहीं पाए, आप फेल हो गए। देखिए, प्रतिपक्ष में रह करके आप मीम अफजल साहब से अपेक्षा करें कि वो कहें कि नहीं नहीं मोदी साहब बहुत अच्छा किया, ऐसा नहीं है। ये ठीक है कि आत्मसमीक्षा करने की जरूरत, जैसे खुद पार्टी के कांग्रेस के लोग भी मान रहे हैं, ये बनता नहीं है। चूंकि देखा जाए तो जिस तरह की एक गुलाम नबी आजाद के भरोसे ही उस चुनाव को वहां लड़ा गया और जितनी सफलता मिलनी चाहिए वो कांग्रेस को नहीं मिली। उनको पहले अपनी आत्मसमीक्षा करनी होगी। ये सही है कि जो दूसरे वैचारिक आधार पर आप देखिए कि मेरा ख्याल मीम अफजल साहब सहमत होंगे कि झारखंड में समझौता किया गया, लेकिन उसके बाद भी जनता परिवार से बहुत ज्यादा कांग्रेस को फायदा नहीं हुआ, बल्कि जेएमएम जिसके साथ समझौता होता तो शायद ज्यादा इज्जत बची होती। तो ये जो एक नई धारा है, लालू यादव की छवि, यदि आप ये ठीक है सांप्रदायिकता के आधार पर आप इनको कह सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो छवि खराब है वो झारखंड में भी आपको उसका फायदा नहीं मिला, देश में भी फायदा नहीं मिल रहा है और बिहार में भी नहीं मिलेगा। और तो ये एक वैचारिक आधार नहीं है। यदि आप भ्रष्ट आदमी को साथ रखते हैं और उसके बाद कैसे आधार पर कहेंगे कि हम सिद्धांत के आधार पर लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक, मेरा एक सवाल और है, उस पर भी मैं आपसे ये कमेंट चाहता हूं। उसके बाद मैं हमारे साथ पीडीपी के नेता आ गए हैं मुजफ्फर बेग साहब, उनके पास चलूंगा, मुजफ्फर बेग से बात करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं। मोदी के काम की समीक्षा जो है हर चुनाव के बाद हो रही है, राहुल गांधी के काम की समीक्षा क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि वो मैदान में है ही नहीं। वो तो 2019 के लिए काम करना चाहते हैं ऐसा लगता है, क्योंकि आप समीक्षा उनकी भी होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने संभाला हुआ है। और सोनिया जी ने जो कुछ किया उसके बाद एक तरह से उनको उपाध्यक्ष बना करके सब कुछ छोड़ दिया गया, और वो आधे मन से चुनाव लड़ते हैं, लोगों से उनका संपर्क कटा हुआ है, वो लोगों से ज्यादा थोड़ा बहुत कुछ मिलते हैं बीच बीच में, जैसे होता है ना एक झटके दे करके। इसलिए उनकी समीक्षा इसलिए नहीं कि वो कहीं लाइमलाइट में आते ही नहीं है, वो सामने ही आपका सामना नहीं करने को तैयार है। नहीं तो वहां तो ये होता ना कि हार हुई तो पार्टी संगठन की हुई, जीत हुई तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की हुई। मीम अफजल साहब, ऐसा क्यों होता है? कश्मीर में राहुल गांधी 2 जगहों पर गए, दोनों जगहों से हार गए इलेक्शन। जी बताइए। रामबन गए, इसमें लोलाब में, और उन्होंने पुंछ में रैलीज की, दोनों जगहों हार गए। मीम अफजल साहब गए हारे थे, ठीक, जब हम चुनाव हारे थे जी, लोलाब और पुंछ दोनों जगह आप हार गए। देखिए, ये कहना इसलिए ठीक नहीं है कि जब हम चुनाव हारे थे तो खुद सोनिया जी ने और राहुल जी ने आकर के अच्छी जिम्मेदारी कबूल की थी, इसलिए ये इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। अब जो जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ उसमें हम सब लोग लगे थे, सोनिया जी भी गई थी, राहुल जी भी गए, कम गए, सोपोर से, लेकिन मोदी जी तो बहुत बार गए, आपने जीता, और वहां खाता भी नहीं खोल पाए। बांडीपुर से आपने जीता, वहां कैंडिडेट को आपने जो स्टेज पर ही बैठने नहीं दिया सोनिया गांधी के साथ। मुझे नहीं मालूम, हम शांगुस में जो हमने किया था, मुझे नहीं मालूम वहां कैंडिडेट का क्या हो गया, कैंडिडेट जीत लेकिन गया। मुझे मालूम है कि वहां जो कैंडिडेट हमारा लड़ा था शांगुस में, वो 100% जीता होगा, जीत गया वो 100% जीता होगा। वो तो क्रेडिट आपको है ना, राहुल गांधी या सोनिया गांधी को थोड़े है, वो तो आपको क्रेडिट है। सोनिया जी जहां गई वहां पर असर पड़ा है जबरदस्त। अच्छा,
चलिए हमारे साथ नहीं, हमको कोई क्रेडिट क्या है, हम लोग जाते हैं, वर्कर लोग हैं, हम तो काम करते हैं, जब जाते हैं तो काम करना पड़ता है। ठीक, हमारे साथ पीडीपी के नेता मुजफ्फर बेग साहब भी आ गए हैं। स्वागत है मुजफ्फर बेग साहब। जाहिर है, मैं जाता था 2000 की भीड़ होती थी जी। सोनिया जी गई तो 25-30 हजार की भीड़ थी। अगर आपने बीरवा में काम किया होता तो हो सकता है शायद आपका कैंडिडेट जीत जाता वहां पर उमर अब्दुल्ला के अगेंस्ट में। 900-800 वोट से वो जीते हैं, तो हो सकता है वो सीट आपकी होती, उनको घर वापसी करा दी होती। पहले तो खबर आई थी बीरवा जीत रहे हैं, मैं भी समझता था कि बीरवा जीत जाएंगे। काफी स्ट्रांग कैंडिडेट था, न वहां पर पीसीसी गई, न वहां पर एआईसीसी। बीरवा हम समझ रहे थे कि जीत जाएंगे और हमको लगता था कि जी। चलिए हमारे साथ पीडीपी के नेता आ गए मुजफ्फर बेग साहब, जरा उनसे भी बात कर लें, उनको बधाई देने का मौका बनता है आज। मुजफ्फर बेग साहब, सबसे पहले तो बधाई हो आपको बहुत बहुत, जिस तरीके का परफॉर्मेंस आपकी पार्टी ने दिया है। अब ये तो बताइए कि सरकार किसके साथ बनेगी और कब बनेगी? ये जो दोनों सवाल आपने पूछे, सरकार कब बनेगी और किसके साथ बनेगी, इस बारे में तो फैसला होगा जब हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी मिलेगी और इस पे गौर खौज होगा, क्योंकि इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन है जहां अगर पीडीपी और कांग्रेस मिलते हैं तो 40 बनते हैं, और अगर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिले तो भी 40 बनते हैं। तो जो इंडिपेंडेंट साथ है उस पे दारमदार होगा कि वो इस कॉम्बिनेशन के साथ जाए या उसके साथ है। दूसरा एक सिनेरियो है कि अगर बीजेपी और पीडीपी मिले तो फिर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, ये मिलकर सरकार बना सकते हैं। तो हमें दोनों सिचुएशन में देखना पड़ेगा कि एक गवर्नमेंट जो है किस तरह बन सकती है जो स्टेबल हो, और दूसरा कि कौन वो गवर्नमेंट जो है क्या वो डिलीवर भी कर पाएगी कि सिर्फ कुर्सी पे बैठी रहेगी। तो इन सब मुद्दों पे बहस होगी और फिर फैसला लिया जाएगा। लेकिन बीजेपी से आइडियोलॉजिकली आप जितने दूर हैं उसमें आप उनके साथ शेयर कर पाएंगे अगर कल को ऐसी सिचुएशन आती है कि आप दोनों मिलकर सरकार बनाएं? देखिए, ये तो जो ताली है दो हाथ से बजती है। उनके भी कुछ आइडियोलॉजिकल इश्यूज हैं, हमारे भी हैं। इसलिए हुकूमत तभी बन सकती है जब हमारा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो। हमने पहले जब कांग्रेस के साथ हुकूमत बनाई थी तो 3 हफ्ते लगे थे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने में, और उसमें मनमोहन सिंह और मैं हमने भी मिलके बनाया था, दूसरे लोगों ने उसको अप्रूव किया था। तो जब तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ना हो, चाहे हम कांग्रेस के साथ जाएं या बीजेपी के साथ हैं, जब तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं होगा तय तो हुकूमत बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। कोई 2 साथी होंगे, एक इधर चलेगा एक उधर चलेगा, तो वो हुकूमत चल नहीं पाएगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बगैर हुकूमत नहीं कामयाब रह सकती। ये आप रास्ता बता रहे हैं बीजेपी के नेताओं को, सलाह दे रहे हैं, या कि सोच रहे हैं कि कभी मौका आया तो ऐसी बात करेंगे? नहीं जी, वो और देखिए, नहीं, मैं ये अर्ज करूंगा आपसे कि ये पब्लिक डोमेन में हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है पहले से है, कोई ये आज नई बात नहीं है। बाकी मैं कौन हूं बीजेपी को रास्ता दिखाने वाला? बीजेपी के इस वक्त लीडर जो मोदी जी हैं वो तो इन तमाम चीजों को खुद जानते हैं, वरना कैसे वो मेरी तरह एक छोटे से गांव से निकले और सब प्रधानमंत्री बन गए। वो जो अच्छी तरह जानते हैं, उनको किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। तो आपको लगता है कि जो आदमी गांव से निकल के पीएम तक पहुंच सकता है, उसकी पार्टी के साथ संबंध होना, उसकी पार्टी के साथ गठबंधन होना, आपकी पार्टी को भी, आपकी पॉलिटिक्स को भी नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है? नहीं, हम ऊपर या नीचे जा सकते हैं, इसका दारोमदार इस बात पे है कि जम्मू की कश्मीर के लोग हमारा कितना साथ देंगे। नहीं, उसके लिए जो सेंट्रल फंडिंग की बात है, मेरा ख्याल है कि आपको ऐसा जरूरत नहीं होगी कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जो मोदी और बीजेपी कहते रहे हैं कि यदि वहां ऐसी सरकार बनती है जिसके साथ हमारा अच्छा हो तो उसका विकास होगा। क्या आप उसके लिए जो दूसरे आइडियोलॉजिकल इश्यूज हैं उसको पीछे रख करके बीजेपी के साथ समझौता करने के लिए तैयार होंगे? मान लीजिए वो 370 पर अभी तो उन्होंने रैली में बोला नहीं, इसी तरह से वो और चीजें में नहीं बोलते हैं, तो क्या, चूंकि सबसे बड़ा मदद आपको जरूरत होगी कि केंद्र सरकार से बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर का विकास हो, जो पिछले सालों में अटका हुआ था या डूबा हुआ था, पैसा जाता था और खर्च नहीं होता था या खा जाता था।
क्या आपको ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी पर वो विश्वास किया जा सकता है कि पिछली सरकार के मुकाबले में, उस सरकार से या कांग्रेस के मुकाबले में उससे करने से जम्मू कश्मीर की जनता को फायदा होगा? जी, आपने बहुत से सवाल उठाए हैं और ये बहुत अच्छे सवालात हैं। पहली बात मैं अर्ज करूंगा कि जहां तक फंडिंग का ताल्लुक है, तो किसी रियासत को भी जो फंडिंग होती है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल और एक फार्मूला के तहत होती है। वो कोई किसी को खैरात नहीं दी जाती, सिवाय इसके कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और जम्मू कश्मीर में स्पेशल असिस्टेंस मिलती है। बाकी सारा फार्मूला के तहत होता है। और मैं नहीं समझता कि मोदी साहब ऐसे शख्स हैं कि वो कहेंगे मेरी मर्जी की सरकार हो, नहीं तो मैं पैसा नहीं दूंगा। वो ब्लैकमेल नहीं करने वाले। चुनाव में तो यही जम्मू कश्मीर के साथ कोई सौतेली माँ का सलूक करने वाले शख्स नहीं है। बाकी जहां तक आपने कहा आइडियोलॉजिकल इश्यूज, सुने चुनाव में तो देखिए, मुझे बात करने दीजिए अगर आप इजाजत दें। देखिए, इलेक्शन के दौरान यही मोदी साहब जो हैं ये कांग्रेस के खिलाफ क्या क्या इल्जाम लगाते थे, लेकिन जब वो पावर में आ गए उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है। कैंपेन के दौरान पार्टीज बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात आती है या गवर्नेंस की बात आती है तो फिर एक नया सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, अकोमोडेशन, कॉम्प्रोमाइज वो गाइड करता है। तीसरी बात आपने कहा कि आइडियोलॉजिकल इश्यूज को पीठ पे रखेंगे, वो नहीं रखेंगे। उनकी आइडियोलॉजी या हमारी आइडियोलॉजी में क्या फर्क है? वो समझते हैं कि दफा 370 को शायद हटाया जा सकता है। मोदी साहब ने कहा इस पर बहस हो, वो हम भी चाहते हैं बहस हो, क्योंकि दफा 370 को आप पढ़िए और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स देखिए और इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि दफा 370 को तब्दील नहीं किया जा सकता। लेकिन वो एजेंडा पर तो उन्होंने रखा होगा बीजेपी ने, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो एजेंडा उन्होंने पार्टी का मैनिफेस्टो इशू किया है उसमें दफा 370 के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। ये आइडियोलॉजिकल इश्यूज नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज है। और देखना है कि 370 कॉन्स्टिट्यूशनली इसका क्या माने है, इसको बदला जा सकता है कि नहीं। अगर बदला जा सकता है तो फिर यह सवाल उठेगा, इसको बदलाने से देश का भला होगा या देश को नुकसान पहुंचेगा? तो ये इसके लिए मोदी साहब कहते हैं बहस करेंगे और हम भी चाहते हैं बहस करेंगे इसमें।